विद्यार्थियों, समाजशास्त्र के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जेके मेहता, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जीबी महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के अंतर्गत मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह बहुत प्राचीन विज्ञान नहीं है। वास्तव में इसका उदय तब हुआ जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में बहुत उथल पुथल हो रहा था, तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ऐसे समय में यूरोप में विद्वानों को लगा कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए, ऐसा एक शास्त्र होना चाहिए जो समाज का समग्रता में अध्ययन करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगस्त काम्ट ने एक नए विज्ञान का प्रस्ताव विद्वत जनों के समक्ष रखा और वह प्रस्ताव था सोशल फिजिक्स का। किंतु समाज की प्रकृति, उसके अध्ययन के तौर तरीके और उसके नाम में सामंजस्य न होने की वजह से उन्होंने 1830 में उसका नाम परिवर्तित कर समाजशास्त्र रख दिया। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास की आवश्यकता होती है। यह विकास किस तरह से हो सकता है? शोध से हो सकता है, चिंतन, मनन, लेखन और शोध से होगा। तो समाजशास्त्री या समाज का अध्ययन किस दृष्टि से हो, उसके क्या तौर तरीके हो, उनमें क्या पद्धति अपनाई जाए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में अगस्त काम्ट ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म एक विज्ञानवाद है। यह समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रस्ताव रखता है और ये कहता है कि हमें समाज का अध्ययन निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण के पश्चात कोई निष्कर्ष निकाल के करना चाहिए। इस तरह से जो निष्कर्ष निकलता है वो प्रमाणिक होता है, सार्वभौमिक होता है, उसमें एकमतता होती है, वो तार्किक होता है, उसे पुनः प्रमाणित किया जा सकता है, उसमें लोगों के बीच में मतभेद नहीं होते। एक तो ये दृष्टिकोण थी। दूसरा दृष्टिकोण ये था कि जो विज्ञान सम्मत नहीं है, कुछ लोगों का यह तर्क था कि समाजशास्त्र में लोगों की भावनाएं सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः भावनाओं का हम किस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से हम कैसे देख सकते हैं, सांख्यिकी की दृष्टि से उनका हम कैसे आकलन कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे भी अध्ययन हुए जो वैज्ञानिक नहीं थे, अब उनको हम अवैज्ञानिक कह सकते हैं, जो धार्मिक थे या काल्पनिक थे, अटकल पच्चू आकलनों पर आधारित थे। यह दूसरे तरह की विचारधारा या दृष्टिकोण ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सका। विज्ञानवाद का प्रभाव बढ़ा। इस प्रभाव से प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने समाज का अध्ययन किया। समानता के सिद्धांत के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के आधार पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के और जीव सावयवी ऑर्गेनिक थ्योरी के आधार पर यह बताया कि समाज भी एक ऑर्गेनिक के तरह ही है, जीव के तरह ही है। इसके भी विभिन्न अंग प्रत्यंग होते हैं और वो विभिन्न अंग प्रत्यंग सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। धीरे धीरे इस विज्ञानवाद का जोर बढ़ता चला गया, किंतु ज्ञान का जैसे जैसे विकास होता है, ज्ञान के विभिन्न आयाम सामने आने लगते हैं। इन आयामों में विविधता थी। समाज को समग्र रूप से समझने की उत्कंठा थी, प्रेरणा थी। इस आधार पे हमें देखते हैं कि समाज का अध्ययन किस तरह से किया जाए, उसके कौन कौन से तरीके हो,
समाज को देखने का नज़रिया क्या हो, इस तरह से दो बातें प्रमुख रूप से सामने आती हैं। एक तो समाज के अध्ययन का अप्रोच क्या हो, उपागम क्या हो, और दूसरा कि अध्ययन का परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव क्या होगा, अर्थात समाज को हम किस नज़रिया से देखें, किस दृष्टिकोण से देखें कि वो ज़्यादा सटीक हो। जब हम बात अप्रोच की करते हैं तो स्थूल रूप से यह पद्धति शास्त्रीय बात लगती है। जैसे हम किस अप्रोच से, किस तरीके से अध्ययन करें, ये तरीका है, एक पद्धति है। परंतु जब हम कहते हैं कि मार्क्सवादी अप्रोच से समाज का अध्ययन किया जाए या प्रकार्यात्मक पद्धति से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए या संरचनात्मक दृष्टिकोण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अपनाया जाए, तो ये अप्रोच जो है, उपागम, कमोबेश परिप्रेक्ष्य के समान प्रदर्शित होता है। ऐसा लगता है कि परिप्रेक्ष्य और उपागम अर्थात अप्रोच और पर्सपेक्टिव एक जैसे हैं, परंतु इसमें बहुत सूक्ष्म भिन्नता है। यह भिन्नता वास्तव में इसके समझ के संदर्भ में जो ऊहापोह है वो प्रचलित शब्दावली की वजह से है। जैसे हम संस्कृति के दो भागों, सभ्यता और संस्कृति में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति सभ्य है, परंतु व्यक्ति वास्तव में सुसंस्कृत होता है, वो सभ्य नहीं होता है। सभ्य संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता को अभिव्यक्त करता है, जबकि उसका अभौतिक पक्ष या मानसिक पक्ष जो हमारे व्यवहार को, आदर्श को, मनोभावनाओं को निर्धारित करता है, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। इसी तरह से उपागम में और पर्सपेक्टिव में भिन्नता है। बहुत सी समानता की वजह से इसमें कुछ संदेह या ऊहापोह की स्थिति अक्सर बनी रहती है, किंतु जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो ये दोनों अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ये अच्छा होगा कि हम अप्रोच और पर्सपेक्टिव दोनों को, अप्रोच और उपागम और परिप्रेक्ष्य दोनों को अच्छी तरह से समझ लें। जैसे किसी भी विधा या ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर ज्ञान के क्षेत्र का विकास होते रहना चाहिए, जो अध्ययन, मनन, अवलोकन और शोध से ही संभव है। इस तरह अध्ययन का क्या तरीका होना चाहिए, यह कमोबेश अप्रोच को प्रकट करता है, और किस नज़रिए से उस कारक को देखा जाना चाहिए, उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, यह उसका परिप्रेक्ष्य है। अतः स्वाभाविक रूप से अप्रोच और पर्सपेक्टिव एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये एक जैसे हैं नहीं। अप्रोच का आशय प्रक्रिया अर्थात किसी तरीके से है। इस संदर्भ में यह किसी पद्धति से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, किंतु जब हम कहते हैं कि मार्क्सियन अप्रोच या उपागम, तो यह कुछ हद तक सैद्धांतिक प्रतीत होता है, जबकि पर्सपेक्टिव का अर्थ किसी दृष्टिकोण से है, किसी तौर तरीके से नहीं है। ये विचारधारा है जिसके आधार पर हम उनको देखते हैं। हम कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव का आशय किसी दृष्टिकोण से है, नज़रिया से है, जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव या स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव इत्यादि। इसी परिप्रेक्ष्य को हम, इसी दृष्टिकोण को हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य वह दृष्टि है जिसके आलोक में हम सामाजिक परिदृश्य को देखते हैं। इसको हम केरोजाइल के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य एक दृष्टिकोण है जो घटनाओं के संदर्भ में अवलोकनकर्ता को विविध दृष्टिकोणों में रखकर उन्हीं कोणों से उन्हें घटनाओं को देखने के लिए प्रभावित करता है। ए बी वुल्फ ने भी परिप्रेक्ष्य को एक विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है। यह परिप्रेक्ष्य सिद्धांत निर्माण की
पूर्व शर्त होती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड्स सीइंग थ्रू द आउटसाइड appearances of people's action and organizations. It is the way of looking at the society and the social behavior, the subject matter of sociology. It goes beyond identifying patterns of social behavior. It also attempts to provide explanation for such patterns. आइए देखें कि प्रमुख समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं। आपको याद है कि जब समाजशास्त्र का विकास हुआ तो अगस्त काम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा सामने रखा। वास्तव में प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, वैज्ञानिक दृष्टि है जो समाज को तार्किक रूप से देखने के लिए समाजशास्त्रियों को, अवलोकनकर्ता को, शोधकर्ता को प्रेरित करती है। तो प्रथम परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि काम्ट का प्रत्यक्षवाद तर्कों, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वर्ग निर्विवाद, तार्किक, सार्वभौमिक, प्रमाणिक और एक मत वाला होता है, जिसमें किसी तरह का कोई संशय की गुंजाइश नहीं होती है, और ऐसे ज्ञान का हम पुनर्परीक्षण कर सकते हैं। ये सारी आवश्यकताएं तर्क या प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी ज्ञान के लिए। पहला पर्सपेक्टिव। दूसरे पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं प्रकार्यवादी अवधारणा। इस परिप्रेक्ष्य के नियम में, इस परिप्रेक्ष्य के विकास में काम्ट, स्पेंसर, पार्सन्स आदि का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु आर.के. मर्टन ने इस परिप्रेक्ष्य को सुस्थापित किया है। मर्टन ने समाज के प्रकार्यात्मक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास किया और समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक विशिष्ट विचारधारा या दृष्टिकोण या नजरिया का विकास किया। इनके अनुसार सामाजिक संरचना व्यवस्था के सभी अंग कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इन कार्यों की वजह से ही समाज की संरचना और समाज की व्यवस्था बनी रहती है, उसको स्थायित्व प्राप्त होता है, वो विकसित होती है, वो परिवर्तित भी होती है। इस तरह से ये जो कार्य होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। कार्य हो सकते हैं फंक्शन हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकते हैं, या कभी कभी ये फंक्शन निष्क्रिय भी हो सकते हैं या अकार्य हम जिन्हें कह सकते हैं। सामाजिक घटनाओं को प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखना और विश्लेषण करना ही फंक्शनल अप्रोच कहलाता है। दूसरा परिप्रेक्ष्य जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य समाज को संरचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास दुर्खिम, हर्सल, रूथ वेलेस, एलियन वुल्फ आदि के सहयोग से हुआ है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य एक उलझी हुई अवधारणा है। इसके मानने वाले अमेरिका और यूरोप दो संप्रदायों में विभक्त है, अर्थात अमेरिकी संप्रदाय और यूरोपियन संप्रदाय। इनके विचारों में काफ़ी भिन्नता है। इनमें कुछ व्यक्तियों के बीच में संबंधों को इन समाजशास्त्रियों में कुछ संबंधों को सामाजिक संरचना मानते हैं, जैसे कि व्यापारी और ग्राहक का संबंध, वकील और मुवक्किल का संबंध इत्यादि। लेवी स्ट्रास जैसे जटिल संरचनावादी ने कहा है कि मनुष्य का व्यवहार और समाज की संरचना, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें समाज के कारकों का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। पियरे बोर्दियू ने कुछ भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बोर्दियू ने कहा है कि जो सांस्कृतिक संरचना, बोर्दियू का जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक संरचनावाद कहलाता है, सांस्कृतिक संरचनावाद कहलाता है। इनका मानना है
कि सामाजिक घटनाओं के अंदर एक निश्चित संरचना बनी होती है और हमें सामाजिक घटनाओं को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगला परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्री अध्ययन का जो अगला दृष्टि है वो है संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के प्रमुख विकासकर्ता हैं मर्टन, टी टैलकॉट पार्सन्स, SF नेडल, जेफरी नेडल आदि। भारत में MN श्रीनिवास, SC दुबे, AR देसाई आदि ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन में इस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का विकास किया है। समीरपेट गांव का अध्ययन या रामपुरा गांव का अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य के उदाहरण हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या कॉन्फ्लिक्ट या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री अध्ययन का एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव है। इसका विकास मार्क्स ने किया और मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली इस दृष्टिकोण का आधार है। यह देखता है कि समाज का विकास या समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में घटित होने वाली सभी घटनाएं द्वंद्वात्मक प्रणाली से या द्वंद्वात्मक तरीके से अभिप्रेरित होती हैं, संचालित होती हैं, संपादित होती हैं। अतः मार्क्स ने समाज एवं सामाजिक घटनाओं को देखने की द्वंद्वात्मक दृष्टि प्रदान की। उन्होंने समाज, उनमें हो रहे परिवर्तनों, विकास आदि की व्याख्या इसी दृष्टिकोण से की है। इसे संघर्षवादी विचारधारा को हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या संघर्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं। राल्फ डेरेनडॉर्फ ने इस विचारधारा को आगे प्रतिष्ठित किया है, आगे बढ़ाया। लेविस कोजर की भी संघर्षवादी विचारधारा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य हैं जो समाजशास्त्री अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अर्थात प्रघटना शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का जो प्रत्यक्ष है का व्यवस्थित अध्ययन करता है। शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। इसके प्रमुख अध्ययनकर्ता हैं या जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव का विकास किया उनमें हम मैक्स सेलर, मार्टिन गीगर, मार्टिन हाइडेगर, मोरिस मार्लिन, पोंटी आदि विख्यात समाजशास्त्रियों का नाम ले सकते हैं। मैक्स सेलर ने फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नैतिकता और मूल्य सिद्धांत की अवधारणा का विकास किया। मूल्य और नैतिकता का इन्होंने बृहत अध्ययन किया। एडमंड हर्सल प्रघटना शास्त्रीय विचारधारा के प्रणेता थे। 50 के दशक में हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की आलोचना जब बढ़ने लगी तो फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जड़ें सामाजिक अध्ययन में मजबूत होने लगीं। इस विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूड्स का है। सूड्स ने फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की एक समन्वित विचारधारा प्रस्तुत की, एक कोऑर्डिनेटेड पर्सपेक्टिव या समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो इस परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा मजबूती से स्थापित करता है, जिसका आज सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता इसका बहुतायत से प्रयोग करते हैं। अब हम एथनोमेडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की चर्चा करेंगे। इस पद्धति के संस्थापकों में गारफिंकल का नाम प्रमुख है। आपको विदित है कि नृजातीय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के विकास में गारफिंकल का महत्वपूर्ण योगदान था। इस परिप्रेक्ष्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन के इस दृष्टिकोण को या इस नज़रिए को विज्ञान के प्रति जो असंतोष उभर रहा था, अर्थात लोगों का यह विचार था कि सामाजिक व्यवहार को हम शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझ सकते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके इच्छाओं को, अनिच्छाओं को, हर चीज़ को हम विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की कसौटी पे नहीं कर सकते हैं। कुछ अन्य कारक भी हैं जो मनुष्य के विचारों को, व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में नृजाति
दृष्टिकोण, निर्जाति शोध पद्धति का जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इडोमेडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो सामाजिक प्रघटनाओं का समाजशास्त्री विश्लेषण करता है। यह सामाजिक यथार्थ का निर्माण एवं विश्लेषण करता है। इसमें विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे से संचार के माध्यमों से के द्वारा उपयुक्त आदान प्रदान करते हैं। ये संचार के माध्यमों के द्वारा अर्थयुक्त आदान प्रदान करते हैं। इन अर्थयुक्त आदान प्रदान और विचारों से ही समाज में विभिन्न तरह की अंतर्क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो दिन प्रतिदिन के घटनाओं को या घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इस पर्सपेक्टिव से अध्ययनकर्ता सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक यथार्थ का निर्माण करता है। यह यथार्थ स्थिर नहीं है, गतिशील है। क्योंकि समाज जीवंत मनुष्यों से बनता है तो ये उनके व्यवहार भी गतिशील होते हैं और इसको समग्र रूप में अध्ययन करने के लिए निर्जातीय शोध की जो पर्सपेक्टिव है, का जो दृष्टिकोण है, वो सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इन प्रमुख समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो देश काल और परिस्थिति के साथ में विकसित होते रहे हैं। यद्यपि ये बहुत स्थापित नहीं है, परंतु प्राचीन सिद्धांतों में या दृष्टिकोण के तौर तरीकों में परिवर्तन के रूप में हम इनको देख सकते हैं। जैसे प्रकार्यवादी विचारधारा एक समय के बाद असंगत प्रतीत होने लगी तो कुछ लोगों ने इस दृष्टिकोण को ज़्यादा सुसंगत और ज़्यादा उपयुक्त बनाने की कोशिश की और उसे नए रूप में प्रस्तुत किया। यह जो नया दृष्टिकोण है उसे हम नियो फंक्शनल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। नौ प्रकारवादी दृष्टिकोण जेफ्रे अलेक्जेंडर, रिचर्ड मंच और निकोलस ल्यूहमान आदि ने प्रकारवादी दृष्टिकोण की कुछ कमजोरियों की पहचान की और उन्हें दूर करने के लिए नौ प्रकारवादी दृष्टिकोण को सामने रखा। इस दृष्टिकोण का विकास बहुत पुराना नहीं है, 1984 में ही इसका विकास हुआ है। अर्थात ये अत्यंत अद्यतन विचारधारा है, अद्यतन लेटेस्ट पर्सपेक्टिव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लुहमान और हेबरमास जैसे समाजशास्त्रियों ने नौ प्रकारवादी दृष्टिकोण में पार्सन्स के प्रकारवादी दृष्टिकोण को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस तरह से ये जो दृष्टिकोण है पार्सन्स के पुराने पड़ चुके विचारधारा में संशोधन या नयापन प्रस्तुत करते हैं और इसको ज़्यादा उपयुक्त बनाते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है जो समाजशास्त्री जगत में, समाजशास्त्री शोध में, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में आजकल प्रमुखता से प्रयोग किया जा रहा है, वो है नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, न्यू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। 1970 के दशक के अंत तक मार्क्सवादी लेखकों को यह लगने लगा कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद बदले हुए परिप्रेक्ष्य में विशेषकर कारपोरेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के विकास के साथ साथ रूढ़िवादी मार्क्सवादी विचारधारा असंगत प्रतीत होने लगा था। इन लोगों ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की। जैसे इनमें प्रमुख हैं हेबरमास, जेम्स बीटर, प्रोलुंड थोमन, हेने एंडरसन। इन लोगों ने कारपोरेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अध्ययन के संदर्भ में एक मार्क्सवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे हम नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। यह नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण आज के कारपोरेट पूंजीवादी समाज की व्यवस्था में और इनके अध्ययन में प्रमुख भूमिका निभाती है। और आज का जो समाज है उस तरह से पूंजीवादी समाज नहीं है, ये परिवर्तित समाज है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में, उद्योग में श्रमिकों की भी भागीदारी होती है, वह भी उसका स्टेक होल्डर होता है। अब मालिक और मजदूर के परंपरागत रिश्तों में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है।
इस तरह के उत्पादन के साधनों में और संसाधनों पे आधिपत्य के संदर्भ में जो बदलाव हुए हैं, उससे समाज में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इनको हमें नए दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए, और ये दृष्टिकोण हमें नव प्रकारवादी विचारधारा या दृष्टिकोण या नज़रिया प्रदान करता है। इनके अलावा भी कुछ नए पर्सपेक्टिव विकसित हुए हैं, समाजशास्त्रियों ने इनका विकास किया है, जैसे उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आधुनिकता उदारवाद को प्रस्तुत करता है, किंतु यहाँ नैतिकता, आदर्श और परंपरा का एक आवरण होता है, किंतु नौ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी या पर्सपेक्टिव है, उत्तर आधुनिकता जो है दृष्टिकोण है, वह यथार्थ का उसके नग्न रूप में उसका अवलोकन करता है। वह किसी तरह के आवरण को स्वीकार नहीं करता है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा टू द पॉइंट है और एकदम क्रूड साइंटिफिक है। इस विचारधारा को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद और यथार्थ प्रकारवाद का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण किसी आदर्श, नैतिकता और परंपरा को स्वीकार नहीं करता है, वरन इनको अनावृत करके वह समाज की सच्चाइयों का उनको वो यथार्थ रूप में उनका उद्घाटन करता है, यथार्थ रूप में उनका अध्ययन करता है। इस विचारधारा के प्रमुख में से रोजेनबर्ग, बोसेलिट्ज, स्लेनबेल, बारहोल, दरिडा, लियोटार्ड, बोटियल आदि इस विचारधारा के, इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं, और इनके समर्थन से न केवल यूरोप वरन अमेरिका और भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी इस विचारधारा को अपना के अनेक अध्ययन किए। अंत में हम संक्षेप में प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावादी दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे। यह अत्यंत आधुनिक विचारधारा है जो समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक नया नजरिया, नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावादी दृष्टिकोण जो है वह इसका विकास जॉर्ज सिमेल ने किया, और जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषण के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग किया। इसी तरह से मीड ने जब सेल्फ की थ्योरी का विकास किया तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का स्व ही उसके विचारधारा और उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। हम दूसरे शब्दों में कहें कि मीड ने स्व के अर्थात सेल्फ के संदर्भ में अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। वर्तमान में ब्लूमर, बोर्डियू, इरविन गॉफमैन आदि ने इस दृष्टिकोण को समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक तार्किक दृष्टिकोण के रूप में स्थापित किया है। ब्लूमर ने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि किसी भी व्यवहार या क्रिया में व्यक्ति ही निर्धारक तत्व होता है। यह तो सेल्फ का अर्थात स्वयं का ही प्रभाव है कि वह स्वयं ही अपना निर्धारण करता है, अपने विचार का, अपने व्यवहार का व्यक्ति स्वयं ही निर्धारक होता है। स्पष्ट है कि उसे किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, यह वह स्वयं ही इस बात का निर्धारण करता है, निर्णय करता है। स्पष्ट है कि अन्य तार्किक घटनाओं या आर्थिक सांस्कृतिक कारकों की तुलना में व्यक्ति का स्व उसके विचार, उसके व्यवहार को निर्धारित करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहारिक विचार एवं सामाजिक प्रतीकों के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के दृष्टिकोण को ही हम प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के नाम से समझ सकते हैं। यद्यपि यह दृष्टिकोण नई है, परंतु सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सारे पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण है वो समाजशास्त्रीय अध्ययन के या समाज के अध्ययन के
लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं। भारत में किए जाने वाले अध्ययनों के संदर्भ में हम देखें कि किस तरह के समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव का उपयोग किया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण से एम श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, इरावती कर्वे और ए.आर. देसाई आदियों ने अध्ययन किया है। किंतु कुछ लोगों ने कुछ नई पद्धति का भी विकास किया है। कुछ लोगों ने संघर्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है, कुछ लोगों ने शोध के नए दृष्टिकोणों को अपनाया है। इसमें एक विशिष्ट बात यह है कि आई.पी. देसाई हमेशा इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते थे, निगमन पद्धति का प्रयोग करते थे। वो अध्ययन में वो सामान्य से विशिष्टता के खोजने के हामी थे। हम अपने अगले भाग में यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज के अध्ययन में हम समाजशास्त्रियों के अंतर्गत किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का हमें प्रभाव दिखता है। इसको हम अपने अध्ययन के या अपनी चर्चा के दूसरे भाग में इस पे हम प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।